हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कौटिल्य कॉमर्स अकाउंट्स का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। टेस्ट सीरीज में क्या क्या दिया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट 2 साल से जब से हम ऑनलाइन फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, तब से हम एक बात नोटिस किए हैं कि पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अगर सीए कर रहे हैं तो पढ़ तो सभी रहे हैं, तो पढ़ तो सभी बच्चा रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर एग्जाम के दिन हमसे एग्जाम में सही नहीं बन पाता है, या फिर हम एग्जाम में प्रॉपरली खत्म नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लिख नहीं पाते। तो इसका सबसे मेजर रीजन जो ऑनलाइन क्लासेस में हम पाए हैं वो क्या था, टेस्ट सीरीज की स्टूडेंट अपने टेस्ट सीरीज में अपेयर नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं देते। इससे पहले हम कभी टेस्ट सीरीज लिए भी नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। ऑफलाइन में लेते थे, ऑनलाइन पे नहीं लेते थे। तो इस बार हमने सोचा है, क्योंकि हम लोगों ने फाउंडेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों ने वीडियो से कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो हम लोगों ने इस बार एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है जो काफी सारा चीजों को कवर करेगा। इस टेस्ट सीरीज में आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस टेस्ट सीरीज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपना गलती मालूम चलेगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है किसी चैप्टर के अंदर, हमसे क्या कमी रह जा रहा है, इस बारे में आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट पे अपेयर होंगे और आप देखेंगे कि हां सर मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज अकाउंट्स का ऑर्गेनाइज किया है। कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है कि सर टेस्ट सीरीज कराइए जिससे हेल्प हो। तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हम लोग लेंगे वो होगा 24 टेस्ट। सुन के भी लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत सारा टेस्ट है। हम बोले बिल्कुल, 24 टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से 21 टेस्ट जो होगा वो आपका चैप्टर वाइज होगा, मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे। जो चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा वो 50 मार्क्स का होगा और वो 1.5 आवर का होगा। और जब हम लोग सारा चैप्टर वाइज टेस्ट को खत्म कर लेंगे तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो जाएंगे, 24। और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि ये 24 टेस्ट में अपेयर होने के बाद जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको जरा सा भी कॉन्फिडेंस का कमी नहीं होगा और जरा सा भी ये महसूस नहीं होगा कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, मेरा छूट जा रहा है, मेरा एग्जाम खराब जाएगा। ये 100% गारंटी है मेरे साइड से कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ले और ईमानदारी से पढ़ के टेस्ट दे। ये नहीं कि हम टेस्ट सीरीज ले लिए हैं फिर हम टेस्ट के समय बुक खोल के बना रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बनाने का मन नहीं कर रहा, बस नाम के लिए ले लिए। अगर आपको नाम के लिए टेस्ट सीरीज लेना है तो कृपा करके ना ले, मत लीजिए टेस्ट सीरीज, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि आप बहुत सीरियस हैं अपने टेस्ट सीरीज को लेकर के, आप सच में अपना फाउंडेशन अच्छे नंबरों से क्लियर करना चाहते हैं। और हम आपको अकाउंट्स का गारंटी दे सकते हैं कि मेरे वीडियोस को करने के बाद और इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली पास होने के बाद अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका अकाउंट्स का नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो हम लोग टेस्ट सीरीज में क्या कवर करेंगे, 24 टेस्ट लेंगे, ये तो पक्का है। तो जाहिर सा बात है ये टेस्ट तो बहुत लंबा चलेगा। हम बोले बिल्कुल, अप्रॉक्स 3 मंथ का टेस्ट सीरीज होगा ये। हर वीक में हम लोग 2-2 टेस्ट लेंगे, मतलब एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में 2 से 3 दिन का गैप रहेगा ताकि आप अपना उस चैप्टर को पढ़ सके। किस चैप्टर का टेस्ट कब होगा, ये जो लोग हम लोग से टेस्ट सीरीज लेंगे उनको बताया जाएगा कि इस दिन इतने बजे इस चैप्टर का टेस्ट है, ताकि आप प्रिपेयर कर सके अपने आप को। उसके बाद जो चैप्टर्स होंगे वो देख लीजिए, ये कवर किए जाएंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि सर 21 चैप्टर्स है, जिसमें पार्टनरशिप को हमने तोड़ लिया है। पार्टनरशिप को 3 चैप्टर में डिवाइड कर लिया है कि सर एक तो बेसिक पार्टनरशिप, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट एंड डेथ। हम बोले हाँ। और जब ये सारा का सारा हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या कंडक्ट करेंगे, हम बोले सर उसके बाद आप 3 फुल सिलेबस वाला टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाइएगा जो 100 मार्क्स से होंगे, एकदम ICAI के पैटर्न पर। और ये जो टेस्ट होगा ये आपको ये बताएगा कि किसी एक चैप्टर को जो आप प्रिपेयर करे हैं
क्या उस चैप्टर से हमसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या हम सही बना पाते हैं, क्या दिए हुए समय पे बना पाते हैं। इस चीज से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। टेस्ट का होना इस मायने से भी इंपॉर्टेंट है कि सर, क्योंकि हम लोग का सीए एग्जाम तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, अगर हम लोग टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम हॉल में नर्वस होना सिंपल है कि हाँ सर नर्वस तो हो ही जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमको। तो क्वेश्चन पेपर दे करके एग्जाम देना एक डिफरेंट अप्रोच होता है। तो हम लोग क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं उनको हम क्या करेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे और गिवन टाइम के अंदर उनको अपना टेस्ट खत्म कर लेना है। अब सवाल उठता है कि सर ये कॉपी चेक कैसे होगा। हम लोग दोस्त, कॉपी चेक करने से इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट हुआ है उसका सोल्यूशन हमको वीडियो के फॉर्म में मिले। तो हम आपको इन सारे टेस्ट का क्या प्रोवाइड करेंगे, वीडियो, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो पता चले ना कि हाँ वो मिस्टेक क्या है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो के थ्रू समझ में भी तो आए कि हाँ सर इसका डीलिंग कैसे करना था, इसको एडजस्ट कैसे करना था, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना था। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको टेस्ट सीरीज का जो पेपर होगा वो जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और विद इन द टाइम पीरियड आप अपना टेस्ट खत्म करेंगे और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आपको सॉल्यूशन का वीडियो दे दिया जाएगा जिससे आप अपने आंसर्स को चेक कर सके। उसके अलावा आप ये देख सको कि कुछ गलती हुआ है तो कहां गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए था। ये सारा बात हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर भी मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर हम एक डिफरेंट अप्रोच से बनाए हैं और आंसर मेरा भी वही आता है जो आपका आता है, तो क्या हमको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप उसके लिए उस चैप्टर जो आंसर आप बनाए होंगे उसका आप फोटो क्लिक करके मुझे भेज देंगे। हम आपको बता देंगे कि हाँ इस अप्रोच पे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझते हैं आप मेरा। तो ये है हम लोग का तरीका टेस्ट लेने का होगा कि सर हम लोग इतने सारे टेस्ट ले रहे होंगे जो काफी ज्यादा है, लेकिन हम जानते हैं काफी ज्यादा होने के बाद भी हम एक एक चैप्टर को टच करना चाहते हैं। हम ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं किसी और की तरह कि सर 3 चैप्टर मिला करके एक टेस्ट ले लेंगे, 2 चैप्टर मिला के एक टेस्ट ले लेंगे, 4 चैप्टर मिला के एक टेस्ट ले लेंगे। हम हर चैप्टर का एक बार में एक ही टेस्ट लेंगे। उससे होगा क्या कि हम उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि सर ट्रायल बैलेंस जैसा आसान चैप्टर में भी ट्रिक हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रिक करने के कारण हमसे बन नहीं पाया। इसी कारण से हम मर्ज नहीं कर रहे चैप्टर्स को, हम चैप्टर्स को इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं कि हर चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सवाल उठता है कि सर ये जो टेस्ट होगा इसका फीस कितना होगा। हम बोले 24 टेस्ट है, उसका फीस है सिर्फ 500 रुपीज। हम बोल रहे हैं सर ये बहुत ही मिनिमम फीस लिया जा रहा है जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी, क्वेश्चन पेपर से लेकर के सॉल्यूशन। उसके अलावा अगर कोई मान लो टेस्ट के अंदर आपको लगता है डाउट है तो उसका आपको जवाब भी दिया जाएगा कि हाँ सर टेस्ट में ये वाला बात, हालांकि डाउट होगा नहीं क्योंकि हम तो आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे उसका डिटेल एक्सप्लेन करके कि हाँ भाई ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। फिर भी अगर डाउट हो जाए तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। कितना फीस है इस टेस्ट सीरीज का, ओनली 500। अगर आप काउंट करेंगे तो हर टेस्ट का प्राइस कितना होगा, 21 रुपीज के आसपास। मतलब 21 रुपीज में आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन का, और क्योंकि हम सीए फाउंडेशन का पूरा अकाउंट्स पढ़ाए हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि मेरा टेस्ट पेपर भी एक स्टैंडर्ड में होगा। आपको महसूस होगा कि हाँ सर हर टेस्ट पेपर से कुछ सीखने मिला है, हर एग्जाम से हमको कुछ सीखने मिला है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता था मेरे साथ। बात ठीक। फिर भी आपके मन में कई सारे डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। आपके सारे डाउट्स का जवाब रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज जो होगा वो अगर आप पूछेंगे तो यहां पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप मुझसे पूछिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। एक अकाउंट्स का टीचर अगर कोई टेस्ट को ले रहा होगा तो वो अपने हिसाब से चीजों को बनाता होगा, तो मेरे हिसाब से आपको जरूर लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स।
सीए फाउंडेशन का जो नवंबर 2022 में आरटीपी रिलीज किया गया है, उसका आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व किए थे और आज हम लोग बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर टी ऑन 31 मार्च 2022। तो मिस्टर टी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है? कैपिटल है, ड्राइंग है, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग है, फिक्स एसेट्स एडिशनल है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, परचेज रिटर्न है, उसके बाद सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, डेटर है, क्रेडिटर है, एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। ये क्या होता है सर? एसेट्स है ये। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कैश, सस्पेंस अकाउंट है 6000 का, डेप्रीशिएशन 42,000 का, रेंट है 51,000 का और ब्रैकेट में लिखा है 17 मंथ अप टू 31 अगस्त 2022। बोल रहा है ये जो रेंट आप देख रहे हैं ये 17 महीने का पे हुआ है, 17 मंथ का, और कब तक पे कर दिए हैं? 31 अगस्त 2022 तक। इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त 2021 को लिए थे, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 12% इसके ऊपर। और बैंक का बैलेंस टोटल है ट्रायल बैलेंस का 9,35,000, सॉरी हाँ 93,57,000 टोटल है। उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स परचेज। बोल रहा है 10% का डेप्रीशिएशन लगेगा किसके ऊपर? जो फिक्स एसेट्स परचेज हुआ था, मतलब जो एडिशनल फिक्स एसेट्स था उसके ऊपर। उसके बाद बोल रहा है स्क्रूटी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग मैटर्स। बोल रहा है जब अकाउंट्स बुक्स को खंगाला गया तो पता चला क्या? पहला 6,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक was debited to drawing account, but out of this amount withdrawn 36,000 was used in the business for day to day expense. नंबर 1 पहला क्या बोल रहा है? बैंक से 60,000 रुपीज निकाले और ये सारा का सारा पैसा हम ड्राइंग बोल के रिकॉर्ड कर दिए, जबकि इसमें से 36,000 तो बिजनेस के खर्चे के लिए यूज हुआ था। तो सर ये रेक्टिफिकेशन है, आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बोले ठीक है। सेकेंड पॉइंट, purchase of goods worth ₹48,000 was not recorded in the books of accounts up to 31 March 2022, but the goods were included in stock. बोल रहा है 48,000 का सामान खरीदे थे, इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। तो सर रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं तो ठीक करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ये भी रेक्टिफिकेशन होगा। थर्ड नंबर, परचेज रिटर्न ऑफ ₹3,000 was recorded in सेल्स रिटर्न जर्नल। बोल रहा है परचेज रिटर्न हुआ है 3,000 का, आप उसको सेल्स रिटर्न बोल के रिकॉर्ड कर दिए हैं। एंड द अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टी अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। लेकिन जो पार्टी का अकाउंट है उसमें कोई गलती नहीं हुआ है, वो करेक्टली पोस्ट किया गया है। उसके बाद फोर्थ नंबर, एक्सपेंसेस इंक्लूड 18,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2022। बोल रहा है जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर 18,000 रुपीज 31 मार्च 2022 के बाद का खर्चा इंक्लूड है। तो सर ये प्रीपेड खर्चा हो गया, आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1 to 4। तो जो पॉइंट पड़े हैं उन चारों का एंट्री करने बोला है। और फिर बोल रहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले आपको चारों लाइन का एंट्री करना है, वो रेक्टिफिकेशन है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो सर यहां लिखते हैं वर्किंग में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग का सोल्यूशन होगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है? बोला है बैंक से 36,000 निकाले, उसमें से बैंक से 60,000 निकाले, उसमें से 36,000 बिजनेस में यूज हुआ, बाकी का 24 पर्सनल यूज हुआ। तो बोले सर एंट्री होना चाहिए था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 36,
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 24 और बैंक से निकाले हैं तो 2 बैंक। गलती क्या हुआ, बोल रहा है सारा का सारा ड्राइंग में लिख दिए, मतलब हम लोग ड्राइंग को डेबिट किए 60,000 से। तो सर सॉल्यूशन में एंट्री क्या बनेगा, हम बोले बैंक बैंक तो क्रेडिट कैंसिल, एक्सपेंस को डेबिट करना था नहीं किए तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो सर पहला पॉइंट का एंट्री, ड्राइंग को डेबिट करना था 24, ड्राइंग को डेबिट किए 60। तो सर एंट्री तो ठीक है डेबिट डेबिट, लेकिन अमाउंट गलत है। तो हम लोग कैसे निकालते थे, करेक्ट वाले अमाउंट से रॉन्ग वाले अमाउंट को माइनस कीजिए। तो सर ये तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो सर जो डेबिट में है करेक्ट वाला वो क्रेडिट हो जाएगा माइनस आने से। टू ड्राइंग, पहला काम खत्म। बी एरर रेक्टिफाई, पहला काम खत्म। चलिए इसको मिटा दें। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, लिखा है 48,000 का सामान खरीदे, रिकॉर्ड करना भूल गए। नंबर 2, सामान खरीदे तो सर परचेज अकाउंट डेबिट, कितने खरीदे हैं 48,000, 2 क्रेडिट। बोल रहा है रिकॉर्ड करना ही भूल गया, मतलब हम कुछ रिकॉर्डिंग किए ही नहीं, तो रेक्टिफाइड क्या होगा, यही एंट्री रेक्टिफाइड हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट। बी गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट क्या है, बोल रहा है परचेज रिटर्न हुआ है 3,000 का। तो हमारे सर परचेज रिटर्न हुआ है, तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। कितने का, 3,000 का। किसको रिटर्न किए, जिससे खरीदे हैं, पार्टी। गलती क्या हुआ, बोल रहा है गलती से रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न, और बोला है पार्टी अकाउंट अपनी जगह पे ठीक लिखा हुआ है। तो सर पार्टी अकाउंट वो ठीक है डेबिट साइड। गलती क्या हुआ, बोल रहा है आपको लगा कि ये सेल्स रिटर्न है और गलती से आप सेल्स रिटर्न का एंट्री कर दिए, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। रेक्टिफाई करेंगे, पार्टी पार्टी कैंसिल, परचेज रिटर्न लिखना था नहीं लिखे तो लिखेंगे। कितने का है 3,000। सेल्स रिटर्न गलत डेबिट है, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट तो कुछ मिला ही नहीं, सस्पेंस कुछ नहीं है तो सस्पेंस है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। बी एरर रेक्टिफाइड, फोर्थ नंबर पढ़िए, एक्सपेंसेस इंक्लूड 18,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2022। इसका डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री होगा। बोल रहा है जो एक्सपेंस है उसके अंदर 18,000 रुपीज 31 मार्च 2022 के बाद का खर्चा है, तो मेरे सर वो प्रीपेड है, तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। अकाउंट डेबिट,
टू एक्सपेंस कितने का? 18,000। बी प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड, एंट्री हो गया। क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था तो हम लोग एंट्री किए, तो क्या जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इन सभी चीजों का दो बार इफेक्ट पड़ेगा? हम बोले हाँ, क्योंकि एंट्री में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। जैसे पहला एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम लोग ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाएंगे? तो सर पहला एंट्री आप क्या लिखे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। तो एक्सपेंस डेबिट हुआ है मतलब खर्चा बढ़ा है, तो एक्सपेंस को आप ये प्लस कर दीजिएगा। और ड्रॉइंग क्रेडिट किए हैं तो सर ड्रॉइंग में आपको 36,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉइंग तो डेबिट होता है, आप उसको क्रेडिट किए हुए हैं, तो ड्रॉइंग में घट जाएगा 36। सेकेंड एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। सर परचेज को बढ़ा देंगे और क्रेडिटर को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी क्रेडिट होने से बढ़ जाता है। तो सर सेकेंड एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनल अकाउंट में? परचेज में प्लस होगा और क्रेडिटर में भी प्लस होगा। तीसरा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ट्रायल बैलेंस में देखिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है और हम लोग यहां क्या कर दिए हैं? डेबिट। तो सर सस्पेंस अकाउंट गायब। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो सर परचेज रिटर्न में 3,000 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट ही होता है और आप क्रेडिट किए हैं तो परचेज रिटर्न बढ़ गया। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट किए हैं, जबकि सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, हम लोग क्या किए हैं? क्रेडिट। तो सर सेल्स रिटर्न में 3,000 घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। और लास्ट प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। तो सर ये चला जाएगा कहां पे? सर प्रीपेड एक्सपेंस चला जाएगा बैलेंस शीट में, और एक्सपेंस हुआ है क्रेडिट। एक्सपेंस तो डेबिट होता है, डेबिट होने से प्लस, हम लोग क्या किए हैं? क्रेडिट। तो सर एक्सपेंस में 18,000 माइनस होगा। तो यही है इफेक्ट हम लोग का एडजस्टमेंट का, जो एंट्री से हम लोग कर लेंगे। चलिए पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम लोग अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। लिखिए, चलिए हम लोग जो एंट्री किए थे उससे किस किस पॉइंट पे टिक करना है वो कर ले। पहले ड्राइंग पे एक टिक हुआ था सर, उसके बाद परचेज पे टिक था, परचेज रिटर्न पे टिक था, सेल्स रिटर्न पे टिक था, क्रेडिटर पे टिक था, एक्सपेंस पे टिक था। इसके अलावा सर रेंट पे टिक कर लीजिए, उसके बाद फिक्स एसेट्स पे टिक कर लीजिए, और कुछ? हम बोले नहीं और कुछ तो नहीं है, बस खत्म। चलिए शुरू किया जाए। तो सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है। सबसे पहला आइटम है कैपिटल, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सर 18 लाख। दूसरा आइटम है ड्राइंग, ड्राइंग पे टिक किए हुए। ड्राइंग कितने रुपए का है? ड्राइंग है 2,10,000। उसके बाद फिक्स एसेट्स, अमाउंट कितने का है फिक्स एसेट्स का? 4,20,000। उसके बाद एडिशनल फिक्स एसेट्स, एडिशनल ये कितने का है? 6 लाख। तो सब मिला के 10,20,000। नेक्स्ट, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 1,80,000। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है परचेजेस, टिक किए हुए। परचेजेस 48 लाख। उसके बाद है परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न को भी इनर कॉलम में लिखिएगा क्योंकि इसमें काम है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 2,07,000, अंदर लिखे। उसके बाद है सेल्स, बाय सेल्स अमाउंट 66 लाख। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न टिक किए हुए हैं। सेल्स रिटर्न कितने का है? 2,97,000। उसके बाद डेटर, डेटर
क्या डेटर के ऊपर कोई टिक है? नहीं, तो सीधा बाहर 7,50,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर पे टिक है तो क्रेडिटर का पैसा इनर कॉलम में, अमाउंट है 6,60,000। एक्सपेंस, एक्सपेंस तो पीएल में आएगा और टिक किए हुए हैं एक्सपेंस को, तो सर एक्सपेंस का पैसा इनर कॉलम में लिखिए, कितने का है? 1,50,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, ये तो एसेट्स है, फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक अमाउंट है 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम पीएल के अंदर, इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट 60,000। उसके बाद है कैश, कैश कितने का? 24,000। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है और एंट्री में 6,000 से डेबिट हो गया था, तो सर सस्पेंस गायब। उसके बाद है डेप्रीशिएशन पीएल में, $42,000। अंदर क्यों लिखे? क्योंकि सर डेप्रीशिएशन का नीचे भी बात होगा तो दोनों डिवीजन जोड़ लेंगे। उसके बाद है रेंट, रेंट पे टिक है, रेंट भी खर्चा है, रेंट का अमाउंट है 51,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो सर इन्वेस्टमेंट पे एक रेट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स, 12% वाला, कितना? 7,50,000। बैंक बैलेंस, बैंक अमाउंट है 5,07,000। तो सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आता है, एक ही बार आया है। अब नीचे, नीचे का बात कितना बार? 2 बार। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, तो सर क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? ट्रेडिंग में। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। दूसरा बार कहां आएगा? उसके बाद डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फिक्स एसेट्स परचेज। बोल रहा है ये जो परचेज किए हैं उसके ऊपर 10% पर एनम का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो सर जो एडिशनल वाला है 6 लाख का, जो एडिशनल है उसका डेट है 1 अक्टूबर, बुक्स बंद हुआ है मार्च में, तो सर 6 महीने का डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितने महीने का? हम बोले सर 10% लगेगा 6 महीने का, तो कितना निकलेगा बताइए? तो सर 6 लाख रुपया जो एडिशनल है उसके ऊपर 6 महीने का 30,000 रुपया, 9,90,000 बाहर, और सर यहां पे जोड़ दीजिए एडिशनल डेप्रीशिएशन, $72,000। तो सर डेप्रीशिएशन का बात भी खत्म। स्टॉक 2 बार ट्रीट होता था, 2 बार ट्रीट हुआ, और डेप्रीशिएशन जो इंफॉर्मेशन में था वो भी 2 बार ट्रीट हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। तो पॉइंट नंबर 1 का एंट्री क्या लिखे थे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, तो एक्सपेंस डेबिट हुआ था तो एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, प्लस इंक्रीज इन एक्सपेंस, कितने से बढ़ा था? 36, और सर उतना ही रुपया से मेरा ड्राइंग घट गया था, तो सब नीचे कर दो। तो ड्राइंग में से घटाइए, बताइए कितना आएगा? तो 2,10,000 माइनस 36, 174।
अगला पॉइंट पढ़िए, फिर क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट था परचेज किए थे गुड्स 48 का, तो सेकेंड वाले का एंट्री था परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज डेबिट हुआ तो परचेज बढ़ा लीजिए, प्लस क्रेडिट परचेज 48,000, क्रेडिट को बढ़ा लीजिए 48,000। थर्ड पॉइंट, उसमें सर परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ था, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ था जोड़ दीजिए, ये हो गया 2,10,000। और सेल्स रिटर्न डेबिट क्रेडिट हुआ था, तो सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, हम लोग क्रेडिट किए तो सेल्स रिटर्न घटा दिए 2,94,000। तो बस एंट्री को देख देख करना था, तो पॉइंट नंबर थर्ड भी खत्म। पॉइंट नंबर 4, एंट्री क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो सर प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट्स है, कितने का 18,000, और एक्सपेंस क्रेडिट हुआ तो सर यहां माइनस कर दीजिए, तो ये निकला 168। ये पॉइंट भी हो गया। तो सर सारा पॉइंट हम लोग डील कर लिए। अब आते हैं रेंट के ऊपर। रेंट में क्या लिखा था कि जो रेंट है वो हम लोग 31 अगस्त तक पेमेंट कर चुके हैं, तो हम लोग को तो बना रहे हैं मार्च का, पेमेंट हो गया है अगस्त तक, तो बोले सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना महीना, 5 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेंट है ये कितने महीने का है, 17 मंथ का, तो हम बोले सर जो एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं वो प्रीपेड है। 51,000 में कितने महीने का एक्स्ट्रा पे हो गया है, पे हो गया है 5 मंथ का, तो कितना आएगा 15,000। तो ये जो प्रीपेड हुआ है सर वो एसेट्स बन जाएगा, प्रीपेड रेंट। अगला बढ़ो, फिर लिखा है जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट है, और इन्वेस्टमेंट कब खरीदे हैं, 1 अगस्त 2021 को। तो अगर हम अगस्त में खरीदे थे तो सर अगस्त से लेके बुक्स बंद होने तक हमको क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो सर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट निकालिए। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का, इन्वेस्टमेंट है 7,50,000, इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और कितने मंथ का मिलेगा, अगस्त में इन्वेस्टमेंट खरीदे थे तो अगस्त से लेके 31 मार्च, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ का, तो 12 कैंसिल, 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो सर ये तो इनकम हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 मिला नहीं है तो सर एसेट्स अक्रूड इंटरेस्ट। और कोई पॉइंट बाकी रह गया हो, जी नहीं, तो चलिए अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। प्लस माइनस कीजिए और बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना। सेल्स को पहले बाहर करें, 66 लाख माइनस 2,94,000, 63,06,000, तो सेल्स का पैसा आया, जोड़ लीजिए 66,06,000। चलिए परचेज का टोटलिंग करिए, 4,00,000
48 लाख माइनस 2,10,000 प्लस 48,000, 46 लाख 38,000। तो सर माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्लस 1,80,000 माइनस 66,06,000, 17,88,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करेंगे, $17,88,000। पहले यहां तक प्लस माइनस कीजिए। आइए जोड़ा जाए इधर, 17,88,000 प्लस 1,20,000, 19,08,000 माइनस 1,68,000 माइनस 72,000 माइनस 36,000, 16,32,000। टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए कैपिटल में, 16,32,000, 18 लाख का कैपिटल और 1,74,000 का ड्रॉइंग, 32,58,000 प्लस 7,08,000, तो ये तो आएगा 39,66,000। आओ एसेट्स देखिए, 9,90,000, 7,50,000, 6,7,50,000, 18,000, 15,000, 60,000, 3 लाख, 5,07,000 और 24,000, 48,000 रुपीज कम आ रहा है मेरा। आइए चेक करें क्या छूट गया हम लोगों का। आइए गलती मिल गया है, एक्चुअली कैश जो है वो क्रेडिट में है। कैश कहां पे है? क्रेडिट साइड में। कितने का? 24,000। ये है कैश क्रेडिट। तो अब ये आएगा सर 39,90,000 और अब ये बराबर है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कैश डेबिट साइड नहीं है, डेबिट का मतलब एसेट। वो किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो सर वो कैश क्रेडिट है कितने का? 24,000 का। लायबिलिटी साइड में लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का ए लिखा है, ए बी एंड सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2021 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोल रहा है ए बी सी पार्टनर है 1 जनवरी 2021 से और वो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 5:3:1। उसके बाद ए पर्सनली गारंटीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% would not be less than ₹90,000 in any year। लिखा है ए सी को गारंटी देके रखा है कि सी तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कभी भी 90,000 से कम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी सी का प्रॉफिट में शेयरिंग 90,000 रुपीज से कम हुआ तो फिर ए अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के सी को देगा। क्या इस बीच में बी इन्वॉल्व होगा? नहीं, बी को कोई मतलब नहीं इस बात से। फिर लिखा है कैपिटल ऑफ एबीसी 9,60,000, 6 लाख एंड 4,80,000 रिस्पेक्टिवली। तो सर तीनों पार्टनर कैपिटल बता दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 4,77,000। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4,77,000 और ये प्रॉफिट कब का है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सबसे पहले क्या लिखते थे सर? नेट प्रॉफिट 4,77,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, ए बी सी। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट? 5%। तो कैपिटल है 9,60,000, उसका 5% 48,000। बी का कैपिटल है 6 लाख, उसका 5% 30,000। और सी का कैपिटल है 4,80,000, उसका 5%। तो सर बताइए कितना आया? 48,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, 1,02,000 इंटरेस्ट दे दी। टोटल प्रॉफिट है 477, उसमें से 1,02,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। जो बचेगा वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। ए बी और सी। तो कितना बचेगा? 3,75,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5:3:2। आइए 5:3:2 में इस 3,75,000 को बांटे। 3,75,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। ए का शेयर कितना आ रहा है? 1,87,500। बी का 1,12,500 और सी का 75,000। तो सी को कितने गारंटी था? 90 का। क्या उसको 90 प्रॉफिट हुआ है? नहीं। कितना कम है? 15,000। ये गारंटी कौन पूरा करेगा? ए। तो सरप्लस गारंटी। तो सी का निकल गया 90। बी को तो सर 75, सॉरी बी का तो सर वही 1,12,500। और ये जो गारंटी है वो ए अपने प्रॉफिट से कटवा लेगा। तो ये कितना बचेगा? 1,72,500। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 के ए का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बी लिखा है, आशु एंड सुहान आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल्स आर आशु 15 लाख, सुहान 10 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022, the firm earned a profit of 7,50,000. Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method number 1 or number 2 by super profit method if the goodwill is valued at 5-year purchase of super profit। तो आपको गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमेशा सिंपल है। तो नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सर सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। तो वो क्वेश्चन खुद ही बता दिया है, 7,50,000। दूसरा काम क्या चाहिए होता है सर? कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को।
कैपिटलाइज्ड या कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। 7,50,000 और रेट कितना दिया हुआ है? 20%। तो ये कितना आएगा? 37,50,000। स्टेप नंबर 3, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है? हाँ, ए लगाया है, सॉरी आंसू लगाया है 15 लाख, सोहन लगाया है 10 लाख, दोनों जोड़ दीजिए। तो गुडविल क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 37,50,000 माइनस 12,50,000। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं सर? इसमें पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000। सेकेंड काम सर, आपको निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख, यहां निकाले थे ना। रेट कितना है? 20%, 5 लाख। फिर निकालते थे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 5 लाख, सुपर प्रॉफिट 2,50,000 और फाइनली क्या निकल जाएगा? गुडविल। फॉर्मूला बोलिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। सुपर प्रॉफिट है 2,50,000। क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 5 ईयर परचेज। तो सर 5 साल। गुडविल का वैल्यू 12,50,000। तो दोनों ही मेथड में सेम वैल्यू है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। लिखा है ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ आदि, आर्नव एंड आरुष शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज बिलो। तो 3 पार्टनर है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है और वो तीनों पार्टनर प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल दिया हुआ है आदि का 80,000, आर्नव का 1,20,000 और आरुष का 80,000। तो हमने सर प्रॉफिट रेशियो तो निकाल सकते हैं, यहां लिखते हैं वर्किंग।
बोल रहा है जिस रेशियो में कैपिटल होगा, तो हमने सर कैपिटल किस रेशियो में है 80, 1,20,000 और 80, तो 2:3:2 प्रॉफिट रेशियो मिल गया। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है, क्रेडिटर है, टोटल है बैलेंस शीट का 3,20,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, स्टॉक है, डेटर है और कैश एंड बैंक है। ऑन 1 अप्रैल 2022 आदि डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो सर आदि रिटायर कर रहा है फर्म से एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा देना है 20% से। प्लांट एंड मशीन भी डेप्रिशिएटेड बाय 30%, प्लांट एंड मशीन को घटा देना है 30% से। स्टॉक ऑफ गुड्स बी वैल्यूड एट 40,000, स्टॉक का दाम 40,000 कर देना है। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 8,000 टू बी रिटर्न बैक, क्रेडिटर को 8,000 से घटा देना है। प्रोविजन बनाना है बैड डेट का 5%। जेएलपी ऑफ पार्टनर सरेंडर एंड कैश ऑब्टेन 30,200, बोल रहा है जेएलपी का पैसा मिला है 30,200। इसका दो ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आप हेडिंग देखेंगे तो हम लिखे भी है अल्टरनेटिव 1 जो आईसीआई बनाया है उस तरीका से। एक अल्टरनेटिव 2 भी हो सकता है कि कोई और किसी और तरीका से बनाएगा तब भी वो सही कहलाएगा। तो जेएलपी को लेकर के दो अप्रोच हो सकता है। फिर 4th नंबर पॉइंट है गुडविल है पूरे फर्म का 56,000 एंड आदि शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ आर्नव एंड आरुष हु वुड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो सर गुडविल पूरे फर्म का है 56,000 और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है इक्वल, तो सर न्यू रेशियो भी पता है हम लोग को, तो ये है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्या इक्वल 1:1 किसके बीच में सर आर्नव और आरुष के बीच में। नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज, बोल रहा है गुडविल को दिखाना नहीं है बुक में। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, बोल रहा है जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल था, रिटायरमेंट से पहले यही कैपिटल था 80, 120 और 80, मतलब 2,80,000 का। बोल रहा है रिटायरमेंट के बाद भी पार्टनर्स के बीच कैपिटल उतना ही रहेगा। फिर लिखा हुआ है इंडिविजुअल कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बोल रहा है ये जो कैपिटल सेम रखना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है, मतलब 1:1 में। अमाउंट ड्यू टू आदि इज टू बी सेटल ऑन द फॉलोइंग बेसिस 50% ऑन रिटायरमेंट, बैलेंस 50% विद इन 1 ईयर। बोल रहा है जो पार्टनर रिटायर होगा उसका 50% तुरंत पे कर देंगे, बाकी का 50% उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे जिसका पेमेंट 1 साल के बाद होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सर 4 चीज बनाना है हम लोगों को, चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम उसको बनाए, एक वर्किंग कर लेते हैं सर कि ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या निकाल लेते हैं गेन। गेन कैसे निकलता है न्यू माइनस ओल्ड। गेन किसका निकलेगा जो पार्टनर बचा है सिर्फ उनका, तो सर आर्नव बचा है, आर्नव का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 3/7 14 7 - 6 1/14 और दूसरा पार्टनर जो बचा है आरुष न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 3/14। गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है, उसमें आदि का शेयर, आदि शेयर इन गुडविल, तो सर आदि का शेयर कितना है 56,000 में 2/7 कितना आएगा 16,000। बताओ गुडविल का एंट्री क्या होता था, जिसको गेन होगा वो डेबिट, तो सर आर्नव को डेबिट करेंगे, आरुष को डेबिट करेंगे और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट करेंगे। 16,000 किस रेशियो में बटेगा सर 1:3, तो 4,000 आर्नव में 12,000 आरुष में। ये हम लोग वर्किंग कर लिए कि सर ये गुडविल का एंट्री हो गया,
मेरे पास जगह नहीं, तुम छोटा सा किए, आप तो अच्छा से लिखे होंगे। तो ये हम लोग का वर्किंग खत्म। अब हम इसको मिटा देंगे और इसके जगह क्या बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। चलिए पहले आप यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले सर बैलेंस शीट का आइटम एक बार कहीं ना कहीं जाएगा, उसको लिखिए। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी 80,000, 1,20,000, 80,000। उसके बाद है क्रेडिटर। तो सर क्रेडिटर को बैलेंस शीट में लिखिए। पैसा इनर कॉलम में। उसके बाद एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या सबका पैसा इनर कॉलम में लिखते थे? जी, यही सिखाए भी हैं सर। 1,20,000। प्लांट एंड मशीन एक लाइन छोड़ के लिखिए, 80,000। स्टॉक है 48,000। डेटर 44,000। कैश एंड बैंक, क्योंकि हम लोग उसका लेजर बनाए हैं तो सर उसको यहां लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी। कितने का बीडी है? 28,000। तो बैलेंस शीट का सारा आइटम कहीं ना कहीं लिख चुके। अब आते हैं अगले लाइन में। बोल रहा है आदि रिटायर कर जाएगा 1 अप्रैल 22 को। उसके बाद रीवैल्यूएशन का बात। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज करेगा तो सर फायदा होगा। एंट्री बोलो तो सर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 20%। तो 1,20,000 का 20% कितना आएगा? 24,000। दूसरा बार ट्रीटमेंट कहां होगा? हर बार 2 बार होता है। तो सर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ था। नीचे का बात 2 बार ट्रीट होना ही है। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीन 30% से डेप्रीशिएट होगा। तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। तो सर रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखिए 30%। तो 80,000 का 30% 24,000। ये घट गया, कितना बचा? 56,000। सेकेंड पॉइंट पढ़िए। स्टॉक का वैल्यू 40 हो जाएगा। पहले कितना था? 48। तो सर 8,000 से स्टॉक घट रहा है। एंट्री बोलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में कितना घटेगा? 8,000। तो सर स्टॉक घटा दीजिए। उसके बाद आगे बताइए। 2 बार हो गया इसका भी ट्रीटमेंट। फिर बोल रहा है क्रेडिटर को 8,000 से घटा देंगे। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, घटेगा तो फायदा होगा। बोलो क्या एंट्री करेंगे क्रेडिटर घटाने का? सर क्रेडिटर घटेगा तो डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन, फायदा। तो सर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखिए बाय क्रेडिटर 8,000। सर क्रेडिटर में घटाइए 32,000 बचा। और बोलो सर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन बनाना है बैड डेट का 5%। तो सर डेटर पे बनता है 44,000 का 5% 2,200। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना आएगा? 2,200। तो सर यहां लिखिए तो 44 में हटाइए तो 41,800। आगे लिखा है जेएलपी सरेंडर करके पैसा मिलेगा 30,200। बस इसी में आपका 2 मिनट का अटेंशन चाहिए। इसका 2 ट्रीटमेंट हो सकता है, दोनों ही सही है। बहुत सारे बुक में जो अल्टरनेटिव 1, एक तो आईसीआई करता है वो है, एक और भी एक ट्रीटमेंट है जो बहुत सारा बुक बोलता है। हो सकता है कि हम भी आपको अल्टरनेटिव 2 पढ़ाए हो और वो करेक्ट भी है। एक तो है कि सर
पार्टनर जेएलपी सरेंडर किए तो क्या मिला, पैसा मिला। हम बोले हाँ। तो आईसीआई बोलता है कि भाई क्योंकि जेएलपी एज एन एक्सपेंस ट्रीट हुआ है। सर आपको कैसे पता जेएलपी एक्सपेंस की तरह ट्रीट हुआ है? अगर एसेट्स की तरह ट्रीट होता तो बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी का सरेंडर वैल्यू दिखता। क्वेश्चन में आप देखो बैलेंस शीट में कहीं भी जेएलपी नहीं है। इसका मतलब ही है कि जेएलपी का जो हम प्रीमियम भरते थे उसको ट्रीट करते थे एज एन एक्सपेंस। अगर आपको जेएलपी याद होगा तो हम पढ़ाए भी हैं, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, जेएलपी एज एन एसेट्स, जेएलपी एज एन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, याद आ रहा होगा। तो जेएलपी एज एन एक्सपेंस जब ट्रीट करते हैं तो जो प्रीमियम पे करते हैं वो सीधा खर्चा बोल के रिकॉर्ड कर देते हैं, बात खत्म। और जब हमको जेएलपी मिलता है तो इंस्टीट्यूट का अपना यह है कि वो बोलता है कि भाई जब प्रीमियम भर रहे थे तो वो खर्चा था, जब मिलेगा तो मिलने का एंट्री क्या करेंगे। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है मिलने का एंट्री होगा पैसा आया। हम बोले ये तो ठीक है। टू रीवैल्यूएशन, ऐसा इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं। कितने का? 30,200। ये है अल्टरनेटिव 1। लेकिन जानते हैं एक और अल्टरनेटिव है। हम बोले सर ये तो है ही, लेकिन एक और भी तो अल्टरनेटिव है। हम बोले क्या अल्टरनेटिव है भाई? कि सर जेएलपी का पैसा मिला, ये है अल्टरनेटिव 2। जेएलपी का पैसा मिला तो कैश या बैंक डेबिट टू जेएलपी। कि सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, कितना? 3200। और ये पैसा किसको बांट देंगे? पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये अल्टरनेटिव 2। ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है आईसीआई की तरफ से वो अल्टरनेटिव 1 से किया है कि कोई अगर चाहे तो वो बोले कि भाई जेएलपी का पैसा मिला तो फायदा है, फायदा हम लोग रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। तो पहला बार हम किससे बना रहे हैं? अल्टरनेटिव 1 एज पर आईसीआई, इस तरह। लेकिन कोई अगर ऐसे भी बनाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? बोले सर उसका इफेक्ट ये होगा कि आंसर तो सेम आता है लेकिन रिवैल्यूएशन आईसीआई अल्टरनेटिव 1 में कुछ और आएगा, अल्टरनेटिव 2 में कुछ और आएगा। लेकिन है वो 100% सही ये भी कि जेएलपी का जो पैसा मिला है उसको हम जेएलपी में लिख दे और फिर सीधा वहां से पार्टनर को बांट दे। ठीक बात। तो पहले हम लोग क्या बना रहे हैं? अल्टरनेटिव 1। फिर अल्टरनेटिव 1 जब बना लेंगे तो फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग अल्टरनेटिव 2 से ही बनाएंगे। क्या अल्टरनेटिव 2 से बनाने पर रीवैल्यूएशन का फिगर कुछ और आएगा? हाँ, बस रीवैल्यूएशन का फिगर कुछ और आएगा, बाकी सब कुछ सेम वैसे मैच करेगा। तो चलिए अल्टरनेटिव 1 पे फोकस करें, अल्टरनेटिव 2 पे जब आएंगे तो फिर से बात करेंगे। तो चलिए अल्टरनेटिव 1 का एंट्री हम लोग लिख लिए। इस एंट्री से बताओ क्या इफेक्ट पड़ा कि सर जेएलपी सरेंडर की तो पैसा मिला, पैसा मिला तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा, तो एसेट्स को बढ़ा दिए, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखे? हम बोले सर पैसा बढ़ा, एसेट्स बढ़ गया है तो रिवैल्यूएशन हो गया है आपका। बोले ठीक, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखिए सर बाय कैश या बैंक, कैश एंड बैंक। कितना रुपया? तो सर बैंक में इसका इफेक्ट पड़ेगा। बोले बिल्कुल, 2 बार इफेक्ट पड़ना है। टू रिवैल्यूएशन। ये हो गया। अगला पॉइंट पढ़िए, गुडविल का बात। गुडविल बोला है सर, गुडविल ट्रीटमेंट हम लोग एंट्री कर चुके थे वर्किंग में। क्या एंट्री हुआ था? पार्टनर का नाम था आर्नव, तो सर आर्नव डेबिट था, आरुष डेबिट था और आदि क्रेडिट था। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। तो बाय आर्नव कैपिटल, आरुष कैपिटल। पैसा किसको? आदि को, 4,000, 12,000। आदि क्रेडिट हुआ था तो आदि क्रेडिट में, आर्नव और आरुष डेबिट हुआ था सर डेबिट में लिखिए। गुडविल का एंट्री 2 बार होता है। नाम किसका लिखेंगे? आदि का, आदि कैपिटल। पैसा किस में जाएगा? आर्नव में और आरुष में। तो सर गुडविल का ट्रीटमेंट भी 2 बार हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, बोल रहा है टोटल कैपिटल जो है वो वही रहेगा जो पहले था। तो हम बोले सर पहले टोटल कैपिटल कितना था? 2,80,000। बोल रहा है अभी भी 2,80,000 रहेगा
और पार्टनर्स के बीच में इक्वली ड्यू रेशियो में बांट दिया जाएगा। ड्यू रेशियो क्या है? इक्वल। तो हम बोले सर बैलेंस सीडी क्वेश्चन खुद बता दिया है। टोटल कैपिटल पहले कितना था? 2,80,000। बोला उसको न्यू रेशियो में बांटिए। आधी तो है नहीं, तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो इसमें कोई झमेला था ही नहीं, बहुत सिंपल था सर। चलिए सारा बात हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे। आइए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 24 और 8 32,000 प्लस 30,200 62,200। उससे माइनस कर दीजिए 28,000 का प्रॉफिट, जो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:2। तो सर आदि, आर्नव और आरुष बांटिए। 28,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 8,000 12,000 8,000। तो सर ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर को बाय रीवैल्यूएशन। 8,000 12,000 8,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका 50% पे कर देंगे। बोले ठीक। तो सर आदि का पैसा जोड़िए। 80,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 1,04,000। इसका 50% पे कर दीजिए। तो 2 कैश एंड बैंक। कितना बैलेंस है? 1,04,000। कुछ घट तो रहा नहीं है। तो सर 50,000 52,000 पे करेंगे। तो जैसे ही पे करेंगे सर तो बैंक घटेगा बाय 52, और बाकी का सर वो लोन में चला जाएगा, आदि लोन। तो सर लोन तो लायबिलिटी है, तो यहां लिख देंगे आदि लोन 52। ये भी हो गया। अब क्या होगा सर? बैलेंस निकालिए। अगर बैलेंस जो आएगा उसका नाम क्या लिखेंगे? हम बोले कैश, क्योंकि नया पार्टनर अपना कैपिटल लिख चुका है, बचा हुआ पार्टनर अपना कैपिटल लिख चुका है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? कैश में। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो करंट अकाउंट वही ले लेंगे। तो सर 1,44,000 और 1,52,000। माइनस कीजिए, जो बचेगा वो सर कैश या बैंक जो लिखना है लिखिए। बैलेंसिंग फिगर। तो 144 में 132 गया तो 12,000, और 152 में 88,000 माइनस कर दीजिए तो 64,000। ये पैसा कौन लाके दिया है? बचा हुआ पार्टनर। तो सर पैसा लाके देगा तो पैसा बढ़ेगा। आर्नव कैपिटल 12 और आरुष निकालिए बैलेंस बैंक का, और ये बैलेंस कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो सर 28 प्लस 30,200 प्लस 12,000 प्लस 64,000 134,200 माइनस कितना पे किए हैं? 52। तो कितना पैसा अभी भी होगा? 82,200। तो सर इसको कैश
कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। कैश एंड बैंक 82,200। कैपिटल का बैलेंस कितना निकला है? आर्नव और आरुष 140 आर्नव का, 140 आरुष का, जो बैलेंस शीट है। लिखिए, स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको सारा बात नजर आए। करेक्ट होने पे क्या दोनों मैच करेगा? हाँ। तो सर 2,80,000 प्लस 32 प्लस 52 3,64,000 1,44,000 56 40 41,800 और 82,200 3,64,000। ये था अल्टरनेटिव 1 का सोल्यूशन। अगर हम लोग जीएलपी का पैसा सीधा रिवैल्यूएशन में डाल दे तब एक अल्टरनेटिव 2 भी होगा। अगर हम लोग अल्टरनेटिव 2 से बनाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको दिखाना है। उसका इस पे और इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो इफेक्ट है वो इन दोनों पर है। तो हम लोग अल्टरनेटिव 2 से भी सॉल्व करेंगे क्योंकि वो भी करेक्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप यहां तक लिख लो। आइए अल्टरनेट 2 का बात करें। अगर हम लोग अल्टरनेट 2 का बात करेंगे तो सर जीएलपी का बात रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बोले ठीक, तो इससे क्या होगा? हम बोले बदल जाएंगी चीजें। तो हम जीएलपी का बात हटा दिए तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हट गया। अब आप मेरे साथ साथ चलिएगा। हम बोले सर एक थॉट ये भी होता है कि जीएलपी का पैसा मिला तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना था? 30,200 जी, टू जीएलपी 30,200। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस जीएलपी को पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। तो पार्टनर कौन कौन है? आदि। और कौन है पार्टनर? हम बोले सर आदि है, आर्नव है और आरुष है। इन तीनों के बीच में बांट दीजिए। तो रेशियो क्या था? 2:3:2। तो 30,200 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, तो आदि को मिलेगा 8629। आर्नव को मिलेगा 12943 और सर आरुष को ही मिलेगा 8629 या 28 कर दीजिए इसको। तो ये एंट्री करने से इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो फिर रिवैल्यूएशन में नहीं जाए, कहां जाएगा? पार्टनर में। तो पार्टनर क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय जेएलपी। कितना? हम बोले सर 8629 12943 और 8628। तो सर जीएलपी में फिर लॉस आ जाएगा। हम बोले हाँ, क्या दिक्कत है, आने दो लॉस। बाय पार्टनर कैपिटल। कितने का लॉस आएगा? 2200 का, जो सर आदि, आर्नव और आरुष के बीच में बटेगा। तो बांटिए 2200 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 629, आरुष को भी 628 और 943। तो सर ये लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को। हमने सर लॉस यहां लिख दीजिए।
कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही आंसर आएगा, सब कुछ वही रहेगा। बस आपको हम दिखाना चाहते हैं कि सर इसका इफेक्ट भी वही है। 2 यहां पे क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन। तो जगह नहीं तो यहां लिख देते, क्या दिक्कत। रीवैल्यूएशन का लॉ 629 943 और 628। अगर आप ध्यान सोचोगे तो आप देखोगे कि सर पहले आप यहां रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 8000 लिखे थे, अभी आप बनाए हैं, आप देखो कोई पन्ना पलट के, तो सर आप यहां लिखे थे बाय रीवैल्यूएशन 8000, हम बोले अब भी हम वही लिखे। आप ध्यान देखो, जीएलपी से पैसा मिला 8629 का और लॉस हुआ 629 का, तो नेट करेंगे तो जीएलपी के अंदर हम लोग अभी भी यहां पे सर 8000 ही लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा करने से भी सही बनता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जीएलपी का जो पैसा मिला है वो डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच बांट दीजिए, उसको रीवैल्यूएशन से रूट मत करवाइए। तो हम लोग जीएलपी का जो पैसा मिला है, आईसीआई बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, रीवैल्यूएशन में डाल के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेनली आईसीआई ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो पॉइंट से आपको बचाना चाहता था कि आप पॉइंट में मत आओ। आप देखोगे कि सर जब यहां पे हम लोग जीएलपी लिए थे तो आंसर पॉइंट में आ ही नहीं रहा था, और जैसे ही हम लोग जीएलपी यहां से हटा करके पार्टनर्स में बांटे, चीजें पॉइंट में आ गई। बात ठीक। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा करने से क्या होगा, मतलब ये फिगर जरूर बदलेगा लेकिन बैलेंस जो है वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो पैसा यहां पे लिखे तब यहां कितना आ जाएगा, 629। 629 ये कितना आ जाएगा, 943 और 628। बस ये बैलेंस बदला, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप भी देखें कि हाँ सर कुछ बदले उदले थोड़ी है। पहले भी 8000 लिख रहे थे, अब भी आप 8000 लिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वे में लिख रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा यहां और थोड़ा सा पैसा यहां लिख करके आप बांट के लिखे। तो आप जैसे भी चाहें आप वैसे बनाएं, दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट सही है, आपको दोनों पे नंबर दिया जाएगा और बाकी बैंक और इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इफेक्ट ये होगा कि सर यहां पे फिर रीवैल्यूएशन ना लिख के आप क्या लिखिएगा, जेएलपी, कि सर कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी। तो ये था सेकंड अल्टरनेटिव, कि सेकंड अल्टरनेटिव से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, आंसर वही आने वाला है बैलेंस शीट का, पार्टनर कैपिटल भी वही आने वाला है, रिटायरिंग पार्ट एंड फेडरमेंट भी वही होने वाला है। बस क्या डिफरेंस हो जाएगा कि सर आप रिवैल्यूएशन का आंसर अलग आएगा आपका। बोले हाँ लिखो। ये था हम लोग का सेकंड अल्टरनेटिव का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एबीसी क्लब, prepare receipt and payment account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। तो क्या बनाना है, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 2 साल का फिगर दिया हुआ है, 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग क्लोजिंग, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। ओपनिंग बताया है, क्लोजिंग नहीं बताया। सर क्लोजिंग हम लोग को निकालना पड़ेगा, कहां से निकलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस अकाउंट को बोलते हैं, जस्ट लाइक कैश बुक है सर वो। 10% इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, स्पोर्ट्स गुड्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बोले ठीक। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹18 लाख, सब्सक्रिप्शन पूरे साल का है 18 लाख। ये क्या है सर, ये इनकम बताया है, सब्सक्रिप्शन पूरे साल का, तो 18 लाख रुपए कहां जाएगा, इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन। और रिसिप्ट में आपको निकालना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है। सैलरी पेड 3,60,000 पेड है, तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया है, पेमेंट। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 10,50,000। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू है 10,50,000 का, 50% उसमें से बेच दिए 80% ऑफ फेस वैल्यू पे। मतलब कि सर जो इन्वेस्टमेंट है उसका ओरिजिनल फेस वैल्यू है 10,50,000, उसका 50% आप बेचे, तो 10,50,000 का 50% कितना होगा, 5,25,000।
किस प्राइस पे बेचे? बोले ये 5,25,000 जो है उसका 80% पे बेचे। तो बोले ठीक है, तो सर ये तो निकल जाएगा कि कितना रुपया बेचे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 84,000 रिसीव है, तो सर रिसिप्ट साइड जाएगा। उसके बाद फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 48,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फर्नीचर बेच दिए 48 में, बेचे हैं तो पैसा आया है, रिसिप्ट होगा। उसके बाद मशीन एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, बोल रहा है मशीन और स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो ईयर के एंड में खरीदे हैं। तो अगर ईयर के एंड में खरीदे हैं तो ईयर के एंड में खरीदने के कारण उस एसेट्स के ऊपर, उस मशीन और स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर आप पूरा साल नहीं खरीदे, अंत में आगे खरीद लिए, तो क्योंकि ईयर के एंड में खरीदे हैं तो उस पर कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा जो मशीन और स्पोर्ट्स गुड्स ईयर एंड पे परचेज हुआ होगा। उसके बाद चार्ज डेप्रीशिएशन 15% ऑन मशीन एंड स्पोर्ट्स गुड्स एंड 10% ऑन फर्नीचर। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 3 लाख, रेंट 1,44,000 आउट ऑफ विच 12,000 आउटस्टैंडिंग, मिसलिनियस एक्सपेंस 30,000। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए शुरू करें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। किस चीज का बैलेंस है ये? कैश एंड बैंक, जिसका फिगर कितना दिया हुआ है? 6,60,000। सब्सक्रिप्शन कितना मिला ये निकालना पड़ेगा, तो सर सब्सक्रिप्शन लिखिए। सब्सक्रिप्शन पूरे साल में रिसीव हुआ है 18 लाख का, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पैसा है 18 लाख। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे तो वहां पे सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता था और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता था। हम बोले हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। तो सर जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, क्योंकि ये पैसा जो है ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम दिया हुआ है कि 18 लाख रुपया मिलता है एक साल में, मिला कितना है ये नहीं पता, तो हम बोले सर जो आप क्लोजिंग को जोड़ते थे उसको आप यहां माइनस कीजिए और जो ओपनिंग को आप माइनस करते थे उसको आप यहां प्लस कीजिए। तो देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12 लाख और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,40,000। एडवांस का लिए क्या करते थे? जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, बताओ एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होता था कि सर क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते थे, ओपनिंग एडवांस को प्लस। तो सर उल्टा कर दीजिए। ये सब बात हम लोग डिटेल में सीखे हैं एनपीओ में, क्यों प्लस क्यों माइनस करते हैं सारा बात, क्योंकि अभी हम आपको सिखा नहीं रहे, सिखाने का काम स्टडी मटेरियल में था, अभी तो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं जो सीखे उससे बनता है या नहीं बनता है। तो सर क्लोजिंग एडवांस प्लस कर दीजिए और ओपनिंग एडवांस माइनस कर दीजिए। बोले बिल्कुल। देखो क्लोजिंग एडवांस कितना? क्लोजिंग एडवांस 180 और ओपनिंग एडवांस 150, तो ये निकल जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का पैसा। उसके बाद सर सैलरी लिखा है, सैलरी पेड 3,60,000, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी, ये पेड है। एक बार हम लोग रिसीव पेमेंट बना ले, फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना बहुत सिंपल है और रिसीव पेमेंट बनाना भी बहुत सिंपल है। पैसा आता है डेबिट में, पैसा जाता है क्रेडिट में। क्या कोई नॉन कैश आइटम आता है? जी नहीं। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद है सर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है, बोला है इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, तो सर निकालिए इन्वेस्टमेंट का सेल वैल्यू। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, तो सेल वैल्यू
ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, 10,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसका कितना बेचे हैं 50%। जो 50% वैल्यू आएगा क्या उसको कितना में बेचे, बोला उसको बेचे हैं 80% में। तो सर पहले आप 50% निकालो, हम बोले आओ 50% निकाले। तो 10,50,000 का 50% 5,25,000 बेचे कितने में है 80% में, 4,20,000 में। तो सर आप इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं 4,20,000 में, तो बेचने से तो पैसा आया होगा। 2 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे हैं 4,20,000 में। अब आप देखो ऊपर में शुरू में इन्वेस्टमेंट था 8,40,000 का, बाद में दिख रहा है 4,20,000 का, मतलब शुरू में इन्वेस्टमेंट का फिगर है 8,40,000, बाद में हो गया 4,20,000। क्यों घट रहा है, बेचे हैं तो सर 8,40,000 4,20,000 बन गया, मतलब आप कितने कॉस्ट का बेच दिए, माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस इन्वेस्टमेंट को आप 4,20,000 में बेचे हैं, आपके लिए भी कॉस्ट कितना है उसका 4,20,000, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, नील, कोई फायदा नहीं हुआ बेचने से। जिस चीज को बेचे हैं 4,20,000 में 50%, तो 8,40,000 का चीज है शुरू में, उसका 50% 4,20,000। तो हमने सर 4,20,000 रुपया का चीज 4,20,000 में ही बेचे हैं, तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, सेल करने से पैसा आया, वो रिकॉर्ड हो गया। आगे बढ़िए, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 84,000, तो सर पैसा फिर मिला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, कितना रिसीव हुआ है 84,000। आगे बढ़ो, फर्नीचर सोल्ड फॉर 48,000, सर फर्नीचर बेचे तो सेल ऑफ फर्नीचर, पैसा आया। क्या फर्नीचर को बेचने से प्रॉफिट लॉस होगा, जी फर्नीचर को सेल करने से प्रॉफिट लॉस होगा। बोला है फर्नीचर ईयर के बिगिनिंग में ही बेच दिए थे, तो आप ध्यान से देखो फर्नीचर का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कहां निकाले जगह, इसको मिटा देते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए, फर्नीचर का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ध्यान देना, फर्नीचर कितने में बेचे हैं, फर्नीचर सोल्ड 48 में। अब सवाल उठता है इसका कॉस्ट कितना था, हम बोले बहुत सिंपल है, फर्नीचर देखो 2 साल का दिया हुआ है 1,68,000 और अगले साल दिख रहा है 84, 1,68,000 और अगले साल दिख रहा है 84, तो सर 84,000 से कम हो गया, आपको लॉस है। कितने का लॉस, सर 6 और 3, 36,000 का लॉस है। ये लॉस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो लॉस कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, जस्ट लाइक पीएल। सर ये भी हो गया, और बताइए उसके बाद आगे बढ़ो, ये फर्नीचर कब बिका है, ईयर के बिगिनिंग में, मतलब शुरू में ही बिक गया था। 84 का फर्नीचर 48 में शुरू में ही बेच चुके थे। फिर आगे लिखा हुआ है मशीन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट ऑफ द ईयर, बोल रहा है मशीन और स्पोर्ट्स गुड्स खरीदे, कब खरीदे, साल के अंत में। तो देखो मशीन शुरू में दिख रहा है 60 और लास्ट ईयर अगला साल दिख रहा है नेक्स्ट ईयर में 1,20,000, तो 60,000 का चीज 1,20,000 कैसे हो गया, परचेज किए होंगे, तो बाय मशीन परचेज किए होंगे तो पैसा गया होगा ना।
कितना परचेज किए होंगे? 60,000। स्पोर्ट्स गुड्स 90 से 150 कैसे हो गया सर? खरीदे होंगे स्पोर्ट्स गुड, कितने खरीदे होंगे? 60,000। तो सर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब का बात हो गया। उसके बाद लिखा है डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चीज है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है स्पोर्ट्स एक्सपेंस 3 लाख खर्चा किए। स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने का? 3 लाख। रेंट एक और एक्सपेंस हुआ है, रेंट कितने का है? 1,44,000, लेकिन उसमें से 12,000 अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो सर रिसीव पेमेंट में बस जो पेमेंट होता है उसी बात को रिकॉर्ड करते हैं, पैसा का बात, नॉन कैश आइटम तो आएगा नहीं। तो एक्चुअल में रेंट का पेमेंट कितना किए हैं? 1,32,000, बाकी का 12,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। मिसलीनियस एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस कितने का? 30,000 का। क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक। चलिए प्लस माइनस करके बताइए कितना आएगा। पहले सब्सक्रिप्शन का कर ले। 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख प्लस 8 लाख 40 प्लस 30 14,70,000 सब्सक्रिप्शन मिला होगा इस साल, प्लस 6,60,000 प्लस 4 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 4,20,000 प्लस 84,000 प्लस 48,000 26,82,000। उसमें से माइनस सैलरी 3,60,000, मशीन 60, स्पोर्ट्स गुड 60, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 3 लाख, रेंट 1,32,000 और मिसलिनियस एक्सपेंस 30,000, 17,40,000 का बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट बन के तैयार। अब हम लोग आराम से क्या बना सकते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए शुरू करें। तो सर इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट मालूम, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहला आइटम सब्सक्रिप्शन, इनकम है। क्या सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा इनकम का, या इनकम का सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन खुद ही बता दिया था? क्वेश्चन खुद ही बता दिया था सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 18 लाख, और उससे हम लोग निकाले थे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। उसके बाद अगला आइटम क्या है? सैलरी। हम बोले सर पहले इधर देखते हैं, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट का सब्सक्रिप्शन का बात हो चुका। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, वो बैलेंस शीट में माइनस होगा। इस पे होने वाला प्रॉफिट लॉस, हम बोले इस पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम बोले हाँ ये आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का? 84,000 का। सेल ऑफ फर्नीचर ये नहीं आएगा, इस पे होने वाला लॉस आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 36,000। तो रिसिप्ट का बात खत्म। पेमेंट का आइटम सर या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो एसेट्स होगा। सैलरी, सैलरी आएगा, लेकिन वो सैलरी पेड है। इसमें हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है सैलरी का। आउटस्टैंडिंग, सर क्लोजिंग को जोड़ देंगे, ओपनिंग को, क्लोजिंग को जोड़ देंगे और ओपनिंग को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,08,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 90,000, $3,78,000। नेक्स्ट मशीन, स्पोर्ट्स गुड्स, सर वो सब नहीं आएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंस जी वो आएगा। कितने का? 3 लाख।
रेंट वो भी एक्सपेंस है, और सर 12,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, 1,44,000। मिसलिनियस एक्सपेंस वो भी आएगा, वो कितने का है, 30,000। चलिए पहले यहां तक लिखिए, फिर डेप्रीशिएशन पे बात करेंगे। देखा जाए क्या लिखा है। लिखा है फर्नीचर वाज सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में ही बेच दिए थे, और फिर बोला है फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन भी लगेगा 10% का, तो डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे, एकदम आराम से सोचना, फर्नीचर शुरू में कितना है 1,68,000 और सेकेंड ईयर में कितना है 84। तो सर जो डिफरेंस हुआ है वो किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोग बेचे हैं। कब बेचे हैं, शुरू में ही बेच दिए। तो हम बोले सर शुरू में 1,68,000 का बैलेंस है, ये कब का बैलेंस है, 1 अप्रैल 21 का बैलेंस है। बोल रहा है इसी दिन तो आप बेच दिए थे 84 वाला चीज 48 में, तो इस दिन का बैलेंस कितना बचा है 84, ईयर के एंड में भी कितना है 84। तो सर यही पैसा, यही फर्नीचर पूरे साल यूज हुआ है, तो इसके ऊपर 10% पूरा साल लगेगा, 8400। फिर बोला मशीन के ऊपर 15% और स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर 15%। मशीन, ध्यान से देखिएगा मशीन का बात, मशीन शुरू में कितना दिया हुआ है 60, ईयर के एंड में कितना दिया हुआ है 120। सर ये है 31 मार्च 22 का डेट। और फिर क्वेश्चन एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है कि मशीन जो है ईयर के एंड में खरीदा गया है, मतलब 60 का मशीन 1,20,000 कैसे हुआ, खरीदे होंगे तभी तो बढ़ा है। कब खरीदे, बोला साल के अंत में। तो हम बोल सकते हैं कि सर यही मशीन पूरा साल यूज हुआ है, तो डेप्रीशिएशन जो लगेगा वो इस 60 पे लगेगा, क्योंकि जो लास्ट में खरीदे हैं वो अभी कहां यूज हुआ, वो तो अब अगले साल से यूज होगा। तो यही 60,000 के ऊपर क्या लगेगा 15%, कितना आएगा 9,000। मशीन के बाद आगे बताओ स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स गुड्स का शुरू का बैलेंस कितना है 90, फिर हो गया 150। सर खरीदे होंगे तभी बढ़ा है, कब खरीदे, कुछ बोला लास्ट में खरीदे। अगर हम लोग लास्ट में खरीदे हैं तो इसका मतलब हुआ कि शुरू में जो स्पोर्ट्स गुड्स था वही यूज कर रहे होंगे, तो इसी के ऊपर लगेगा। कितना आएगा सर 13,500। हाँ, और बताइए और क्या आएगा सर, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। अच्छा यहां पर पूरा लिख दिया था ना, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला था 84, जबकि हम लोग जानते हैं कि सर इंटरेस्ट जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट के फेस वैल्यू पे मिलता है। तो हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मिटा दे, इन्वेस्टमेंट का तो फेस वैल्यू है सर 10,50,000, बोले हाँ, और इस पे कितना मिलता होगा 10%, पूरे साल हमको मिला होगा। तो सर इंटरेस्ट बनता है 1,05,000, 1,05,000 का इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से मिला कितना है 84। तो सर प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का 21,000, तो सर ये आएगा 1,05,000। जोड़िए और बताइए कितना आएगा सर, ये तो आएगा 19,05,000
माइनस कीजिए, क्या निकल जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट के पास भी है? हाँ, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हम लोग आरटीपी एमटीपी में ऑलरेडी बना चुके हैं। ये सब रिपीटेशन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपके पास। चलिए, सरप्लस आएगा 9,86,100। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े, जो कि इशू ऑफ शेयर का चैप्टर का है। लिखा है, राधा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वेयर पेएबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5, फाइनल कॉल ₹2। तो सर, एक कंपनी है राधा लिमिटेड जो 2 लाख शेयर इशू करने वाली है, ₹10 वाले। एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट 5 का है और फाइनल कॉल ₹2 का है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3 लाख, 3 लाख का एप्लीकेशन आ गया। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, और कंपनी ने प्रोराटा अप्लाई करा दिया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको कहां एडजस्ट करा दिया गया है? अलॉटमेंट के साथ। फिर लिखा है, बी हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोल रहा है बी, जिसको 3,000 शेयर मिला था वो अपना फाइनल कॉल नहीं दे पाया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 2,500 शेयर्स वेयर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। उसमें से 2,500 शेयर जो है री इशू कर दिया गया फुल्ली पेड अप रख के ₹6 में, मतलब ₹4 का डिस्काउंट में। बोल रहा बताइए क्या एंट्री हो। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए वर्किंग। पहला, अप्लाई अलॉट। कितना एप्लीकेशन आया है? 3 लाख। कितना अलॉट हुआ है? 2 लाख। तो सर एडजस्ट करना होगा इसको। तो सर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो सर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जाहिर सा बात है 3 लाख लोग अगर एप्लीकेशन किया होगा तो ₹3 करके वो तो 9 लाख भेज दिया। लेकिन एक्चुअल में तो एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ 2 लाख पे आएगा। तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ₹3 लाख क्या है? एक्सेस अमाउंट। तो ये कहां एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। पहला काम खत्म। उसके बाद बी को 3,000 मिला है। बी हु वाज अलॉटेड 3,000, 2 लाख मिलता है अगर आप 3 लाख मांगते हैं। तो अगर किसी आदमी को 3,000 मिला है तो बताओ वो कितना मांगा होगा। तो सर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय बी। कैसे निकालेंगे? सर बी को कितना मिला है? हम बोले 3,000। हम लोग क्या निकालना है? अप्लाई। तो अप्लाई को ऊपर रखिए सर और अलॉट को नीचे। क्या यही सिखाए थे? जी। सर ये तो हो जाएगा 4,500। तो बी कितना मांगा होगा? 4,500 मांगा होगा, तब जाकर के उसको कितना मिला होगा? 3,000। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरिया। क्या कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने की जरूरत है? हम बोले नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर बी जो है वो अलॉटमेंट दे चुका है, वो तो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको एरियर निकालना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। चलो एंट्री शुरू करें। था पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। 2,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना मिला होगा? 9 लाख। 3 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपया करके। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऑन 3 लाख एट द रेट ₹3। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कीजिए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कौन जाएगा? जो लोग मालिक बनेंगे। मालिक तो सिर्फ 2 ही लाख लोग बनेंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो सर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि हमको इसका भी जरूरत नहीं है, ये भी बेकारी है। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तीसरा अलॉटमेंट मांगेंगे, एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट है 5 रुपीज का। कितने लोगों से मांगेंगे? जो लोग मालिक बने। मालिक सिर्फ 2 लाख लोग हैं। 10 लाख रुपीज। being allotment money due, फोर्थ नंबर अलॉटमेंट का पैसा मिला है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं पैसा मिलने में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना मिला है? बोले सर 10 लाख रुपया मांगे थे, 3 लाख तो पहले ही मिल चुका है, तो 7 लाख रुपीज और मिलेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहां तक लिखिए, इधर मिटाना पड़ेगा। अगला फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, 5th नंबर एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। कितने रुपए का है? 2 रुपए का, तो 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट या फाइनल कॉल लिख दीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों मिला के है ना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। सिक्स नंबर पैसा लेने का, क्या एरियर अब होगा? हाँ, एरियर का एंट्री अब होगा। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल कितने का है? 4 लाख। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? बी जिसको 3000 शेयर मिला था वो अपना 2 रुपया करे, कितना नहीं दिया? 6000। तो सर 3,94,000 तो मिला ही होगा। बी
फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 3000 शेयर। सेवेंथ नंबर सर, अब फॉरफीचर का एंट्री, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, $3000 शेयर फॉरफिट हो रहा है जिसपे हम लोग सारा पैसा कॉल किए, 30,000। 2 शेयर फॉरफीचर 2 कॉल्स इन एरिया, तो सर एरिया तो 6000 का है, 24,000 क्या आएगा शेयर फॉरफीचर में। बी 3000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है जितना फॉरफिट किए उसमें से 2500 ₹6 में री इशू कर देंगे, तो री इशू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, क्योंकि ₹4 डिस्काउंट दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2500 इक्विटी शेयर ₹6 करके, डिस्काउंट कितना है ₹10,000, 2500 इंटू 4, और सर ये आएगा 25,000। बी 2500 फॉरफिटेड शेयर री इशू, अगला फॉरफीचर कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, बी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, चलिए पैसा कैसे निकालते थे सर, कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला था शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट, तो 24,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3000, नंबर ऑफ शेयर री इशू 2500 माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट 10,000। तो आइए बताएं कितना पैसा आएगा। तो सर 24,000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 2500 माइनस 10,000, 10,000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 18, प्योर लिमिटेड इश्यूज 5,12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ₹9.5। बोल रहा है प्योर लिमिटेड जो है वो 5 लाख नंबर्स ऑफ डिबेंचर ₹10 वाला 9.4 में इशू कर रहा है, मतलब 0.6 का डिस्काउंट दे रहा है ऑन 1 जनवरी 2022। अंडर द टर्म ऑफ इशू द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बोल रहा है इस डिबेंचर को रिडीम कब किया जाएगा, आज से 5 साल के बाद। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। बोल रहा है बताइए इन 5 सालों में इस डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा। हम बोले चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन। तो सर
अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। बताइए कितना रुपए का डिस्काउंट है, पहले तो ये पता करें। सर 5 लाख नंबर्स में है और 0.6 का डिस्काउंट मिला है, तो रुपया में कितना डिस्काउंट है? 3 लाख। अब हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग डिबेंचर डिस्काउंट। रिटर्न ऑफ। तो क्या क्या लिखते थे? ईयर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के बिगिनिंग में कितना डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। उसके बाद क्या बनाते थे? रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो सर डिबेंचर कब इशू हुआ है? 1 जनवरी 21 को, 22 को। इस दिन डिबेंचर का वैल्यू कितना है? वैल्यू है 50 लाख। 5 लाख नंबर में हर एक डिबेंचर 10 रुपया, कितने का हुआ? 50 लाख रुपया का। बोल रहा है 5 साल के बाद रीडीम होगा, मतलब हर साल के शुरू में डिबेंचर का वैल्यू तो यही रहेगा। और सर ईयर के एंड में, 5वां साल के एंड में क्या हो जाएगा? रिडम्पशन हो जाएगा। तो 5 साल का वैल्यू, इसका रेशियो क्या बनेगा? इक्वल। इसका रेशियो बना लीजिए सर, सब 1 1 1 1। तो पहला साल अमाउंट कितना राइट ऑफ करना है? 3 लाख। उसमें पहला साल का रेशियो कितना? टोटल रेशियो कितना है? 5। तो सर 60,000। क्या हर साल ऐसे ही होगा? हाँ, हर साल ऐसे ही होगा सर। तो हर साल 60,000। थर्ड ईयर फिर वही। तो बस यही आपको करके दिखाना था। क्वेश्चन यही पूछा था कि बताइए हर साल डिबेंचर का कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। तो हर साल 60,000 रुपीज राइट ऑफ होगा। लिखिए।